हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल हिंदी में होगा। और अध्याय नंबर है 8। अध्याय का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इस अध्याय का मैंने 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन पे देखिए, यहाँ पे ऐसा आई जैसा बटन यहाँ पे बना होगा। यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप शुरू से इस चैप्टर को देख सकते हैं ताकि समझ आपकी अच्छी हो सके और इस पॉइंट को एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को केंद्रिका जहाँ पे होती है, यानी कहाँ पे होती है, ये केंद्रक में होती है। तो मैंने केंद्रक के बारे में बताया था, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इन और कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें मैं बात करूंगा केंद्रिका के बारे में। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। देखिए, जो केंद्रिका होती है उसमें क्या होता है, ये झिल्ली रहित संरचना है, यानी इसमें झिल्ली नहीं रहती है। और ये कहाँ पे इसका जो द्रव्य होता है, यानी केंद्रिका का जो द्रव्य रहता है वो किसके संपर्क में रहता है, तो ये केंद्रक से सटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्रक है तो इसका जो द्रव्य है केंद्रिका का वो इसमें सटा हुआ रहेगा। यह सक्रिय राइबोसोम RNA संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। इसमें क्या होता है, राइबोसोम और RNA का संश्लेषण स्थल होता है, जहाँ पे इन दोनों का संश्लेषण होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। ये केंद्रिका होना चाहिए, यहाँ पे ये केंद्रिक कहता है, ये गलती से हो गया, केंद्रिक मिलते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय RNA को उत्पन्न करता है। केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है। तो इसका कार्य क्या है, केंद्रिका का इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, साथ ही RNA को उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाभिकीय अम्ल के बारे में कि नाभिकीय अम्ल क्या होता है। नाभिकीय अम्ल बहुलक मैक्रो अणु होता है। मैक्रो अणु मतलब विशाल जैव अणु, उसी को हम लोग कहेंगे मैक्रो अणु, जो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बना होता है। यानी एक श्रृंखला, इसमें कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड की सहायता से ये बनते हैं। और इनके मतलब यहाँ आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बना होता है। ये अणु अनुवांशिक सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं, साथ ही ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाले नाभिकीय अम्ल DNA, जिसे हम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर RNA, जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आप यहाँ पे न्यूक्लिक की जगह पे नाभिकीय भी लगा सकते हैं। तो ये दो उसमें होते हैं। अब नाभिकीय अम्ल में कौन कौन से होते हैं, तो नाभिकीय अम्ल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। ठीक है, और DNA आपको पता होगा ये अनुवांशिक इकाई भी होता है, यानी शरीर का ढांचा कैसा होगा ये सारा कुछ इसी से निर्धारित होता है। नाभिकीय अम्ल प्राणियों में सदा ही उपस्थित रहता है क्योंकि यह सभी कोशिकाओं और विषाणुओं तक में होता है। नाभिकीय अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अर्थात जितने सारे प्राणी हैं, सरल से सरल या जटिल से जटिल, मतलब अल्प विकसित हो या ज़्यादा विकसित हो, यहाँ तक कि विषाणुओं में जिसे हम लोग वायरस कहते हैं, उनमें भी नाभिकीय अम्ल होता है। और नाभिकीय अम्ल की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। अगला अंग है जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है यह जानते हैं। यह जालिका कोशिका द्रव्य में आशयों और नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। इसकी स्थिति सामान्यतः केंद्रीय झिल्ली व द्रव्य कला के बीच होती है, किंतु यह अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, ज्यादातर तो होती है ये कोशिका झिल्ली के भीतर, यानी केंद्रीय झिल्ली के भीतर, लेकिन और जगह भी ये पूरा कोशिका में भी फैली रहती है। यह जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी सतह वाली और दूसरी होती है खुरदुरी सतह वाली। और जो
ये चिकनी सतह वाली होती है उसे हम लोग कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और जो खुरदुरी सतह वाली होती है उसे कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी सतह खुरदुरी इसलिए होती है, अब देखिए एक तो था जो खुरदुरी था, तो इसकी सतह खुरदुरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोस के कण, राइबोसोम के, यहाँ राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। इसके अनेक कार्य हैं, जैसे द्रव्यों का परावर्तन, अंतः कोशिकीय अभिगमन और प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें आप देखिएगा तो अंतः द्रव्य जालिका का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके साथ ही यहाँ से ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण होता है, और ये क्या करती है, कोशिकाओं को मजबूत यांत्रिक बल देते हैं, यानी कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे है। देखिए ये कोशिका है, आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये देखिए ये फैले हुए हैं, ये सारा कुछ ये अंतर्द्रव्य जालिका है। और इसमें देखिए ये इसमें कण बैठे हुए हैं इसके ऊपर जो राइबोसोम है, इसलिए ये खुरदुरी है, इसको खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए ये भी अंतर्द्रव्य जालिका है, यहाँ पे भी, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे अंतर्द्रव्य जालिका है, यहाँ पे भी है, लेकिन देखिए इस पे कोई राइबोसोम के कण नहीं है, तो इन्हें हम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जबकि इस पे जिस पे कण है उसको कहेंगे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पूरा था, ये देखिए केंद्रक के चारों ओर ये फैले हुए हैं, और ये देखिए यही कण चारों तरफ है, ये राइबोसोम है, और ये क्या है, ये है अंतर्द्रव्य जालिका। चूंकि इस पे राइबोसोम है इसलिए यह खुरदुरी जैसे दिखाई देती है, तो इसे हम लोग कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो ऑल्टमैन ने की थी। और कब की थी, तो 1886 ईस्वी में की थी। यह तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर चौड़ी होती है। औसत 0.5 माइक्रोमीटर के व्यास की होती है, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो 0.5 माइक्रोमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखती कैसी है, इसकी पूरी डिटेल संरचना है, ऐसी होती है। ठीक है, ये देखिए इसमें ये दोहली झिल्ली से बनी होती है। ये देखिए ये बाहरी झिल्ली है और ये एक भीतरी झिल्ली है। इसे हम लोग अधात्री कहते हैं, और इसे अधात्री यानी इसमें इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बीच में पूरा मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक है, और ये देखिए जो कोण ये बने रहते हैं इस तरह की संरचना, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। सूत्रकणिका यानी सूत्रकणिका को मैंने बताया ही, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं। तो सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकोशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। तो उसका काम क्या है, दोनों झिल्ली का एक बाहरी कक्ष में विभाजित करती है और दूसरी भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसमें भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यानी कोशिका के लिए जितनी सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सारी ऊर्जा कहाँ पे बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ही बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, वहां से उस ऊर्जा को पूरी कोशिका में फैलाया जाता है, पूरी कोशिका को दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोशिका के लिए टोटल भोजन तैयार होता है, जितनी ऊर्जा होती है सारी तैयार होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। सूत्रकणिका के अधात्री में, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक एकल वृत्ताकार डीएनए और वह कुछ आरएनए राइबोसोम होते हैं। ये 70s के होते हैं। ये 70s क्या है, तो ये माप है, इसका ये इकाई है जिससे इसको मापते हैं, इसके साइज को। तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। इसमें और कैसे ये विभाजित कैसे होती है, तो विखंडन विधि द्वारा। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि देखिए जैसे केंद्रक में झिल्ली होता है, वैसे ही इसमें भी देखिएगा सूत्रकणिका में दोहरी झिल्ली होती है, और इसका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है।
जैसे कोशिका का अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, वैसे ही इसका भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कोशिकांग में कौन से अंग है जिसमें उसका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह सारा कुछ मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।